इसमें हम टू कैरेक्टर्स हम सीखने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों ऐसे क्रॉस को कहा जाता है जिसमें हम टू कैरेक्टर्स या और अच्छे से कहें फोर ट्रेड्स की स्टडी साइमल्टेनियसली करें। अगर बच्चों दो कैरेक्टर लो या चार ट्रेड की स्टडी करें तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें। अच्छा, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने जो कैरेक्टर लिया, जैसे बच्चों उसने सबसे पहला कैरेक्टर ले लिया और ये लिया गया है सीड का शेप। मेरे ख्याल से आपको याद होगा सीड के शेप में दो शेप होते हैं, एक तो होता है राउंड या स्मूथ और प्रिंकल। तो इसमें बच्चों यहाँ पे राउंड और प्रिंकल। अच्छा, इसी तरह से जो सेकंड कैरेक्टर होता है, ये सेकंड कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था वो है सीड का कलर। अच्छा, सीड के कलर में दो कलर आते हैं, इसमें एक आता है येलो और दूसरा कौन डोमिनेट है? हाँ, सीड कलर में येलो डोमिनेट होता है। अब बच्चों मुझे बताइए, अगर मैं इस एक कैरेक्टर की स्टडी करूँ, नाम बोलो। वेरी गुड, इसको अकेले को स्टडी करना, बताओ इसकी स्टडी। लेकिन अगर मैं दोनों साथ ले लूँ तो क्या ये डाई हाइब्रिड हो जाएगा? तो डाई हाइब्रिड कुछ नहीं, दो कैरेक्टर साथ स्टडी करना, ये बच्चों डाई हाइब्रिड होता है। मेंडल ने बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों किया? मेंडल ये जानना चाहता था कि जब ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा, तो ये जो दूसरा वाला कैरेक्टर है, इस दूसरे कैरेक्टर के साथ कोई इंटरेक्शन करता है या नहीं करता है, या सिंपल बोलो, ये कैरेक्टर जब अगली जनरेशन में जाएगा तो इसके ऊपर डिपेंड होगा या नहीं होगा, उसे बच्चों ये चेक करना था। मेंडल ने जब पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म किया तो उसे समझ में आया कि इसकी इनहेरिटेंस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, इसकी इनहेरिटेंस पूरी तरह से, और इसी बेसिस पे उसने अपना एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाया, एक बार सुन लो। ये जो सीड के शेप की जीन है, ये सीड के शेप की जीन, ये बच्चों आप लोग को याद होगी क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है, और सीड के कलर की जीन पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 1 पे होती है। अच्छा, दोनों की जीन सेम क्रोमोसोम पे अलग है, बताओ 7 पे किसकी? सीड शेप और 1 पे, और जीन जब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है क्या इंडिपेंडेंट आएगा? तो मेंडल को इससे मिलता भी था। अब बच्चों मैं आपको यही डाई हाइब्रिड क्रॉस आज डिटेल में समझाता हूं। यहाँ पर मुझे बताइए राउंड डोमिनेंट है, तो इसको समझने के लिए जो अलील हम लेते हैं वो ले लिया कैपिटल आर, तो रिंकल के लिए, येलो के लिए कैपिटल वाई, तो इसके लिए स्मॉल वाई। अब बच्चों जब भी कोई भी क्रॉस करो, सभी बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं पेरेंट्स आर ऑलवेज प्योर। जब भी हम क्रॉस की शुरुआत करते हैं पेरेंट्स को हमें प्योर लेना है। एक पेरेंट्स में हमने ले लिया प्योर राउंड और दूसरा ले लिया येलो। इसका क्रॉस जिस दूसरे पेरेंट के साथ किया गया उसमें प्योर रिंकल के साथ यहाँ पे ले लिया है ग्रीन कलर। अच्छा, क्या आप इनके जीनोटाइप बता सकते हो? बोलो बच्चों, चलो राउंड के लिए कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल आर क्यों नहीं? प्योर है, बताओ येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल के लिए ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, क्या क्रॉस किया जा सकता है? जब बच्चों ये क्रॉस यहाँ पे करोगे तो क्रॉस करते टाइम हमेशा रखना सबसे पहली स्टेप गैमेट्स बनाया जाए। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होती है? तो यहाँ से जब मैं आपसे पूछूंगा गैमेट बनाइए, बना सकते हो? सभी बच्चे बताएंगे इधर से कितने गैमेट, क्या दो बन जाएंगे? वेरी गुड, एक बनेगा। बताओ ये होमो या हेटेरो? नहीं समझ में आता तो पुराना कंसेप्ट वापस आओ। क्या हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं? होमो जाएगा से सीधी लाइन, अरे कैपिटल आर। अच्छा, उस टाइम तो पढ़ाते तो बड़े आसानी से बना देते, आगे आगे भूलते जाते। बताओ कैपिटल आर करें तो क्या नीचे कैपिटल आर लिखूं? नो नो, इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बताओ क्या गैमेट बन गया? कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या ये गैमेट बन गया? बताओ इधर से कितना बनेगा? एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होगा कौन सी प्रोजेक्ट? F1। इस F1 लाने के लिए क्या यहाँ क्रॉस किया गया? F1 का जीनोटाइप एक बार आप बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब बच्चों ये तो मैंने जीनोटाइप लिखा, अब इसका फिनोटाइप आप सोचो, कैपिटल आर से क्या लिखा? राउंड या व्रिंकल? क्योंकि जब जब कैपिटल आएगा क्या राउंड आ जाएगा? बताना वाई से। तो F1 में फिनोटाइप बोलो राउंड येलो। अब ये राउंड येलो जरा मैच करना, इस पेरेंट से तो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ तो व्रिंकल मैच है, तो F1 कम से ज्यादा दोनों पेरेंट से मैच करता है या एक से? मेंटल की ये बच्चों हमेशा बड़ी खास बात रही, उसने हमेशा यही कहा F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो करती है, यानी F1 किसी एक के साथ समानता दर्शाएगी, दोनों के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करती। अब बच्चों मैं चाहता हूं F1 से F2 लाइक क्या करें? हाँ, तरीका पैटर्न फिक्स है, क्या वो मेंटल का पैटर्न फिक्स है? बताओ क्या करनी पड़ेगी? जैसे मैंने शब्द बोला सेल्फिंग, बोलो किसका किससे क्रॉस? कैपिटल आर बोला तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या ये क्रॉस कर सकते हो? इधर से क्या बनाओगे? गैमेट चार बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या चार बन जाएंगे? तो फिर कैसे बनाते हैं? क्या आपको गैमेट बनाना आता है? इसके कितने बनेंगे? अरे सेमी तो है, चार ही तो बनेंगे। इसके चार बनेंगे तो इसके कितने बनेंगे? चार। चार इधर लिखोगे, चार इधर, टोटल 16। वो 16 का चेकरबोर्ड प्रैक्टिस के लिए सब अपनी कॉपी बनाएंगे, आपको बनाना है, देखते कितने बच्चे उसमें सही लिखते हैं, और उसका फिनोटाइप रेशियो भी बराबर आप ही सोचेंगे, मैं बताऊंगा एक बार बस प्रैक्टिस के लिए कि हाँ डाई हाइब्रिड को हम ऐसे बनाते हैं, प्रैक्टिस के लिए हो जाए बस लिखना कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर से भी चार सेम ही होंगे। क्या फिनोटाइप आएगा एक बार सभी ध्यान से इसको देखते रहिएगा। इसमें जो सबसे पहले देखिए कैपिटल आर से क्या आएगा? राउंड, और वाई से तो क्या ये राउंड येलो होगा? अच्छा, ये भी तो कैपिटल आर राउंड येलो, इस राउंड येलो को स्टार्ट बनाए, बताओ ये भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। अब आप देखोगे ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया टोटल कितने? 9। तो यहाँ पर जो फिक्स होता है कि इस F2 जनरेशन में राउंड येलो की नंबर 9 आएगी। अच्छा, और ये 9 पे फिक्स पैटर्न में आपको दिख रही होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन सबको अरेंज करूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बच्चों ट्रायंगल से बना है, और इस ट्रायंगल पर जितने भी है ना ये सारे के सारे राउंड येलो के टोटल 9 होंगे। यहाँ पर बच्चों अगला लिखिएगा, इस कैपिटल आर से बोलो राउंड, वेरी गुड, राउंड, और स्मॉल वाई से ग्रीन हो जाएगा, बोलो यहाँ पर राउंड और ग्रीन, बोलो यहाँ राउंड और ग्रीन। ये ग्रीन कलर से मैंने कितने बनाए? 3। इनको भी अरेंज करोगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ भी एक तरह का ट्रायंगल आ गया, और इस ट्रायंगल पे टोटल राउंड ग्रीन की नंबर कितनी आ जाएगी? 3। अब यहाँ देखिए इस स्मॉल आर से क्या बनेगा? रिंकल, और कैपिटल वाई से येलो, बताओ इससे रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो। अच्छा, रिंकल येलो टोटल कितने बन गए? 3। ये भी देखोगे तो ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल पे टोटल 3 रिंकल येलो है। अच्छा, एक लास्ट वाला जो यहाँ बच गया है, और ये लास्ट वाला यहाँ गया स्मॉल आर रिंकल्ड और ग्रीन, और ये टोटल कितने आ गए? 1। बताइए ये जो रेशो निकाला क्या ये फिनोटाइपिक रेशो है? बोलो एक बार सभी, 9:3:1, ये आपको याद भी रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब भी बच्चों आप फिनोटाइपिक रेशो निकालोगे F2 में तो ये 9:3:3:1 आएगा। क्या मोनो हाइब्रिड का आपको याद है? बोलो 3:1। मोनो हाइब्रिड क्या था? और डाई हाइब्रिड का 9:, क्या तुम्हें याद रहेंगे बेटे? अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से, ये जो राउंड है डोमिनेंट या रिसेसिव और येलो, तो जब दोनों डोमिनेंट साथ आए तो 9 आ रहे हैं, डोमिनेंट साथ है तो 9। अब यहाँ देखिए राउंड ये तो हो गया डोमिनेंट, और ग्रीन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो 3, बताओ रिंकल रिसेसिव येलो एक रिसेसिव डोमिनेंट तो 3, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर रिसेसिव है तो क्या एक आ जाएंगे? मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, बताओ दोनों डोमिनेंट साथ तो 9, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दोनों रिसेसिव तो 1। अब इनमें से कभी इनको शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड के लिखा मैंने आर डैश, अच्छा येलो के लिखा वाई डैश। ये जो मैंने डैश यहाँ पुट किया है इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। ऐसे लिखिए, अगर मैं कैपिटल आर के साथ डैश लगाता हूँ, बताओ कैपिटल आर लिखूंगा तब भी राउंड, स्मॉल आर लिखूंगा तो मैंने डैश लगाया, इसका मीनिंग समझ में आया कि ये कैपिटल आर भी हो सकता है स्मॉल आर। अरे भाई कैपिटल आर आ गया तो राउंड ही तो बनेगा, दूसरा कुछ भी आए, बताओ कैपिटल वाई से क्या है? येलो, अब डैश का मतलब क्या है? अच्छा, कैपिटल वाई आ गया तब भी
और स्मॉल वाई आ गया तो इसलिए हम इसको डैश से इंडिकेट करिए। डैश का मीनिंग समझ में आया? बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश? हाँ कि ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे अब आप इसका तरीका बताओ कैसे लिखूं। आर डैश ग्रीन के लिए स्मॉल वाई डैश लिख दूं। अच्छा इस बार डैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्मॉल वाई के साथ जैसे डैश लिखा कैपिटल वाई आ गया तो येलो बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका ये कि रिसेसिव का तो आप पूरा ही लिखिए, पूरा मतलब स्मॉल वाई। अच्छा ब्रिंकल के लिए आप बोलो, येलो के लिए वाई डैश ब्रिंकल के लिए और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या ये जो पैटर्न समझ में आया? ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि आगे बच्चों में कभी भी 16 का चेकरबोर्ड नहीं बनाऊं। ये 16 का चेकरबोर्ड बस मैंने आज बना दिया समझाने के लिए, एक बार आपको प्रैक्टिस करा दी। बाकी आगे जरूरत कई जगह पड़ती है लेकिन हम कभी नहीं बनाएंगे। बस हम यहाँ पे ये कंक्लूजन जो मैंने लिखे ना उससे काम लेंगे। जैसे मैं आगे से लिखूंगा, पूछूंगा भी आपसे, मैं कहूंगा बच्चों मान लीजिए कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस किया F2 में A डैश B डैश कितने, तो सोचो मैंने बताऊंगा ये श्योर 9 ही होंगे। अरे ये कैसे डोमिनेंट रिसेसिव और ये भी अरे 9 आ जाएंगे और क्या। अरे सोचो दिमाग लगाओ, A डैश स्मॉल B स्मॉल, तीन कैसे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। मैंने कहा स्मॉल A स्मॉल स्मॉल B स्मॉल, क्यों दोनों रिसेसिव। मैंने कहा स्मॉल A कैपिटल B डैश, तीन कैसे समझ जाओगे? तो मैं आगे इसी तरह से बस लिखा करूंगा। मतलब ये 16 का चेकरबोर्ड कभी नहीं बनेगा, बस समझाने के लिए एक बार सिखा दिया, बाकी तो मैं शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे। अच्छा एक बात तो ध्यान दीजिए, हम वर्ड F2 में रहे लेकिन बच्चों जो पेरेंट्स की बात की जाए तो मेंडल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स वो होते हैं जहां से आपने क्रॉस की शुरुआत की, मतलब प्योर। बताइए यहाँ पर ये प्योर राउंड येलो प्योर विंकल ग्रीन, क्या ये पेरेंट होंगे? कई बच्चों में पूछते तुम कह रहे हो तो पेरेंट तो F1 वाला होगा, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग उन्हें पेरेंट्स कहा जाता है। F2 में भी पूछा ना तभी पेरेंट्स तो वो होगा जहां से क्रॉस की शुरुआत हुई। अगर मैंने F2 लिखा तो शुरुआत में ये था तो इनको पेरेंट्स माने। अब बताओ इस पेरेंट में फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो। इसमें अब F2 में जरा मैच करना, क्या ये राउंड येलो पेरेंट के जैसे ही है? तो इसको मैं पेरेंटल लिखूं। अच्छा इसको मैंने क्या लिख दिया? पेरेंटल। बताओ इसको क्या लिखूं? पेरेंटल। अच्छा इसको भी मैंने पेरेंटल क्यों लिख दिया? पेरेंट के पास है। तो अब आप मुझे बताओ F2 में टोटल पेरेंटल कितने हैं? हाँ 10, 9 तो ये हो गए और एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि F2 में पेरेंटल फिनोटाइप कितने आए, तो आपको 10 बताना। ये 10 कैसे समझे? 9 तो वो वाले और एक नीचे वाला। अरे बात समझे ना? अब मुझे बताओ राउंड के साथ पेरेंट में, राउंड के साथ पेरेंट में येलो है या ग्रीन है? वहां क्या लिखा? ग्रीन। ये पेरेंट के पास है या नहीं? ये पेरेंट के पास, तो जो पेरेंट के पास नहीं होते ना इनको कहा जाता है न्यू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि ये नया है। जो पेरेंट के पास नहीं थे कुछ नया हट गया है, पेरेंट्स के अलावा है। ये नया मतलब कुछ क्या वेरिएशन आई है। अरे ये पेरेंट के अलावा जो भी आएगा उसको क्या कहोगे? वेरिएशन। अरे बात समझे ना? तो ये कुछ वेरिएंट आए, इन्हीं रिकॉम्बिनेशन, इन्हीं न्यू कॉम्बिनेशन को हम कई बार रिकॉम्बिनेंट भी कह देते हैं कि ये नए कॉम्बिनेशन वाला है, रिकॉम्बिनेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नए आए किसकी वजह से? चलिए मैं उसमें बताऊं, समझो समझो, क्या ये नए क्रॉसिंग ओवर से आए? म्यूटेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यस, ये नए आने के पीछे यहाँ रीजन ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है। जैसे इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, यहाँ बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया और ये क्रोमोसोम 1 ले लिया। अच्छा 7 और 1 क्यों बने? अरे इसकी जीन 7 पे थी और इसकी जीन 1 पे। बताओ 7 पे किसकी जीन थी? राउंड और ट्विंकल वाली, और 1 पे किसकी थी? ग्रीन और येलो। अब मुझे बात समझ बताना, इस राउंड के साथ क्या हमेशा येलो आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या राउंड के साथ येलो आ सकता है? क्या राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है? या कुछ भी कॉम्बिनेशन किसकी वजह से? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये और ये अलग क्रोमोसोम पे। और याद करो जब जब अलग क्रोमोसोम पे होगा क्या शो होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन। तो क्या वेरिएशन आने में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रोल है? मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था जेनेटिक्स के, मैंने वहां सिखाया था कि वेरिएशन आने के 3 रीजन है। मैं चार बताया था कि 3 सबसे मॉलिक्यूलर रीजन है, कौन कौन से? म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मेंडल को भी कुछ नए वेरिएशन मिले थे म्यूटेशन से, क्रॉसिंग ओवर से, तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से? अच्छा क्यों इंडिपेंडेंट आया? क्योंकि जीन अलग अलग क्रोमोसोम में कुछ भी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तभी तो वेरिएशन आई है कि कुछ भी कॉम्बिनेशन दिया उस पे। ये जो बातें मैंने आपको समझाई क्लियर हुई है? बताओ पेरेंटल कितने? 10, नए कितने? 6, टोटल कितने बनेंगे? 6। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने बनेंगे? 6। तो न्यू कॉम्बिनेशन पूछा तो कितना बताना है? 6। बस हमने इसको हां क्लियर कि पेरेंटल कितने ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये फिनोटाइप निकालने का तरीका समझाया। अब जीनोटाइप कैसे निकालते हैं उसका क्या तरीका होता है सीखिएगा। जीनोटाइप जो यहाँ पर कई सारे बनेंगे, जैसे मैं सिखाऊंगा 9 जीनोटाइप बनेंगे। उसमें कई बार क्या होता है कि 16 में चेक करना मुश्किल होता है, तो कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। अगर F2 जनरेशन की डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर बच्चों किसी जीनोटाइप में अगर दोनों पेयर होमोजाइगस है तो एक बार मिलेगा, एक होमो एक हेटेरो है तो 2 बार मिलेगा, दोनों हेटेरो है तो 4 बार। इसे आप कैसे समझो? मैंने एक जीनोटाइप लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब एक एक पेयर को चेक करना, बताओ ये पेयर होमो हेटेरो, वेरी गुड। ये क्या ये दोनों होमो है? बताओ बोथ पेयर्स आर कितने टाइम? अब इस पूरे 16 में आप चेक करो यही जीनोटाइप होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो आप देखो कि 16 में केवल एक बार है, शायद आप चेक करके देख लो यहाँ है। अच्छा कोई बच्चे बोलते हैं यहाँ भी तो दोनों होमो है, लेकिन कंडीशन ये यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ क्या है? स्मॉल वाई। अरे वो तो बदल गया। मतलब मैं कह रहा हूँ यही जीनोटाइप, पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी बार? एक बार। अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ अगला जीनोटाइप लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सब बच्चे बताएंगे ये पेयर होमो हेटेरो, बोलो। एक होमो एक हेटेरो, बोलो। 2 बार। तो आप इस जीनोटाइप को 16 में चेक करो बेटे, 2 बार मिलेगा। और वाकई में मिलेगा, चेक करिएगा। यहाँ पर आर आर वाई स्मॉल वाई क्या एक बार आ गया? और आर आर स्मॉल वाई 2 बार है। अरे 2 बार आ गया ना ये, मतलब यही जीनोटाइप तो है, ये सेम ही तो है। तो बताओ ये जीनोटाइप कितनी बार आ गया? कैसे पता कि 2 बार आ गया? क्योंकि एक होमो, चलिए मैंने बच्चों इस बार ऐसे लिखा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सोल्व करो कितनी बार? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक बार 2 बार, क्योंकि ये कैसा, और ये एक होमो एक हेटेरो 2 बार। चलिए मैंने लिखा आर स्मॉल आर वाई स्मॉल, क्योंकि दोनों पेयर हेटेरो है, क्या 4 बार आ जाएगा? चलिए मैंने ऐसे लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, दोनों होमो, तो क्या एक बार आएगा? यस। अब बच्चों यहाँ पर इसी का यूज करके मैं आपको जीनोटाइप लिखने की प्रैक्टिस कराता हूँ। जीनोटाइप लिखने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका मैं आगे समझाऊंगा। पहले जो स्टैंडर्ड तरीका कहता है मैं समझाता हूँ, पहले स्टैंडर्ड तरीका फिर शॉर्टकट से सीखिए। यहाँ बच्चों एक तरीका ये आता है कि जैसे आपने वाई वाई लिखा, तो ये वाई वाई को 2 बार क्या लिख सकते हो? बताओ वाई वाई कितने टाइम? 2 बार। अब यहाँ लिखो वाई स्मॉल वाई, अगला वाई स्मॉल वाई कितनी बार? फिर लिखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल कितनी बार? मतलब ये 2 बार ये 2 बार ये 2 बार, क्या टोटल 6 हो गए। अब क्या करना, वाई 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 स्मॉल वाई एक एक बार लिखना। तो समझ में आया? बताओ पहले कितनी बार लिखा है? 2 बार, अब कितनी बार? अब बच्चों जब आगे लिखोगे तो यहाँ जैसे लिखा आर आर, तो अल्टरनेट आर स्मॉल आर 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 स्मॉल आर 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 स्मॉल, देख सकते हो? अच्छा जैसे इस लाइन के बाद यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल, एक बार फिर सिखाता हूँ कैसे लिखा मैंने। अब आप बताना वाई वाई कितनी बार? वाई स्मॉल वाई। अब क्या करें? क्या एक बार लिख लेंगे? अब बताइए आगे क्या लिखें? आर स्मॉल आर स्मॉल आर आर स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल, अच्छा लिखोगे ना? हाँ। चलिए अब मुझे सभी बच्चे चेक करके बताएंगे ये इस 16 में कितनी बार? हाँ आपने बिना चेक डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है तो हम अपना दिमाग लगाएंगे, इसलिए मैं आपको लिख पा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों अगर इसे 16 में चेक करते हो ना तो पूरी याद हो जाएगी और गलतियां ना करोगे। दोनों होमोजाइगस है, श्योर है कि वो। अब बताओ ये कितनी बार? कैसे पता किया? एक हेटेरो, बोलो। क्योंकि एक होमो 4 बार, क्यों? दोनों हेड, तो आप उसमें चेक ही नहीं करना, तो फटाफट यहाँ यही आता है। अरे ये तरीके है, या तो उसमें ढूंढते रहो, बहुत टाइम लगता है। बताओ ये 2 बार, ये 1 बार, ये 1 बार।
अच्छा अब बच्चों ये जो रेशियो आया यही अपना जीनोटाइप रेशियो। अच्छा जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया 1 2 2 4 1 2 1 2 1। एक बार फिर से 1 2 2 4 1 2। एक बार और, एक बार और। तो क्या जीनोटाइप याद रहेगा। और फिनोटाइप क्या है 9:3:3:1। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो अपने एनसीईआरटी में लिखे हैं उनके फिनोटाइप फिनोटाइप F2 के डायरेक्ट याद ही कर। नहीं वैसा निकाल छोटे छोटे समझा दूंगा आगे समझा दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं याद रहे ज्यादा बढ़िया है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बताइए मोनो हाइब्रिड का F2 का फिनोटाइप। हां ये बिल्कुल रट लेना तो 3:2 डाई मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप 9:3:3:1 और जीनोटाइप 1। बात समझ गए ना। अब बच्चों यहां पे आप देखोगे तो एक पैटर्न बड़ा फिक्स रहता है। इसमें बच्चों एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक चेकर बोर्ड बनाया। अब इसमें आप देखोगे जो भी ये एक बार वाले जो वन टाइम वाले 1 1 1 1 कितने दिख रहे हैं चार, ये चारों बिल्कुल फिक्स जगह पे। और इनके देखोगे आप एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां। अब देख लो दोनों हो जाएगा दोनों हो जाएगा दोनों हो जाएगा दोनों। अरे बिल्कुल पैटर्न फिक्स है। अच्छा ये हेड हो जाएगा दोनों हेड हो जाएगा कितनी बार है? और ये जो चार बार है ना वो भी फिक्स है यहां। अरे को समझे। अरे देख लो चाहे तो एक बार दो बार तीन बार चार बार सेमी टाइप है। तो बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न। बताओ ये कितनी बार। हाँ मतलब एक बार वाले और ये कितनी बार वाले मतलब ये हो गया 4 टाइम्स वाला और ये वाला हो गया 1 टाइम। अब बच्चों जो रिमेनिंग प्लेसेस है वो 2 टाइम वाले और उसमें भी पैटर्न फिक्स है। आप देखना जरा यहाँ का और यहाँ का जीनोटाइप सेम है चाहे मैच कर दो। बिल्कुल ये और ये सेम इसमें भी फिक्स है ये और ये सेम है। वेरी गुड। और ये सेम है और ये सेम। अरे बात समझ ठीक है ठीक है। तो इस वजह से मैंने एक चक्कर बॉडी बना दिया। बताओ ये कितनी बार वाले एक एक बार वाले ये कितनी बार वाले और ये ये दो बार और ये। अच्छा कई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये होगा कि ऐसे एक अपने मॉड्यूल में से क्वेश्चन मिलेंगे। अब उनको शॉर्ट कैसे सोल्व करना है शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। उसमें से लिखा मिलेगा जैसे यहाँ ए बी और वो आपसे कहेंगे वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे बताओ बी का जीनोटाइप इक्वल टू। हाँ बताओ बी इज इक्वल टू। आपने बिना सोच के डायरेक्ट बोल दिया क्योंकि ये और ये सेम है ना। तो या तो फिर पूरा बनाओ और फिर ढूंढो तरीका आना चाहिए कि ये और ये सेम मतलब मैं कह सकता हूं बी इज इक्वल टू ए ये दोनों सेम। अब बताओ सी इक्वल टू क्या सी इक्वल टू आई है। वेरी गुड। डी इक्वल टू डी 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 जी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू है। अच्छा इन चारों को हमने सेम कहा क्योंकि चारों का जीनोटाइप। बताओ एच इक्वल टू एन बताओ एल इक्वल टू ओ और ये बताइए ए इक्वल टू ना एक ही बार है। अरे एक ही बार है ना। हाँ तो ये वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए कर लोगे वो क्या करेंगे कैसे पूछेंगे बताओ एच इक्वल टू तो उसी टाइम आपको एन। अरे बात है ना या तो फिर वही 16 का बनाओ पूरा चेकर बोर्ड बनाओ फिर ढूंढते रहो उसमें बहुत टाइम लगेगा। पैटर्न फिक्स है क्या समझ में आया। तो आप लोग ये पैटर्न बना के ना। और ये मैं कंक्लूजन बताया ना ये बताइए क्लास में सिखाता उसे मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया है और मेंडल ने जो यहाँ पर अपना कंक्लूजन दिया उसे नाम दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है इसे बच्चों में समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने ये कहा कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक कैरेक्टर है। समझाने के लिए कैरेक्टर नंबर 1 मैंने ले लिया और लास्ट क्लास में जो कैरेक्टर ने सीखा था उसमें जैसे एक हमने लिया था सीड का शेप और इसी तरह से एक कैरेक्टर और लिया था सीड का कलर। इन दोनों कैरेक्टर को लेकर बच्चों ने लास्ट क्लास में समझना किया था। सीड के शेप की बात करें तो सीड के शेप में आप जानते हो दो तरह के शेप होते हैं राउंड और ब्रिंकल। कौन डोमिनेंट होता है सीड कलर में येलो और ग्रीन डोमिनेंट। अच्छा मेंडल ने जब इस अकेले क्रॉस की स्टडी की एक क्रॉस की स्टडी ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड। वेरी गुड। अच्छा इस क्रॉस की स्टडी भी अकेले की स्टडी ये भी मोनो हाइब्रिड और अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें तो साथ में लेकर स्टडी करना ये कहलाता है डाई हाइब्रिड। अब बच्चों क्या मेंडल से ये पूछा गया कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। मतलब मेंडल कहते हैं कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। एक कैरेक्टर अपने रास्ते जाता है तो दूसरा कैरेक्टर अपने दोनों आपस में किसी भी तरह की इंटरेक्शन शो नहीं करते दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाते हैं। मेंडल से पूछा गया कि आप कैसे बता सकते हो कि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है कैसे इंडिपेंडेंट है इसका कुछ लॉजिक तो दीजिए। तो मेंडल ने कहा इसके इंडिपेंडेंट आने के पीछे अगर हम लॉजिक समझे तो ये मैथमेटिक्स में बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मेंडल की बात आप जानते हो हर चीज को मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करता था। मेंडल से कहा गया कि आप इसे एक्सप्लेन करिए तो मेंडल कहता है मैथमेटिकली बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मुझे ये जो F2 जनरेशन है उसके अंदर 9:3:3:1 जो रेशियो आया है इस रेशियो का आना ये सिखा देता है कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मेंडल से कहा गया कि आप 9:3:1 से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेंडल ने कहा बहुत सिंपल मैथमेटिकली। उसने क्या किया कि जब मैंने इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की थी मैंने आपसे कहा था क्या मेंडल ने सातों कैरेक्टर स्टडी किए थे मोनो हाइब्रिड तो सातों किए थे। जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसमें उसे मिला था इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की स्पेशली सीड शेप वाले की। तो बताइए F2 में फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा क्या 3:1 मिलेगा। अच्छा 3 जो डोमिनेंट है यानी 3 हो जाएगा राउंड तो 1। अच्छा मेंडल ने कहा जब मैंने इस कैरेक्टर को भी इंडिविजुअली स्टडी किया तो बताइए येलो कितने 3 और ग्रीन मतलब येलो को मैं कैपिटल वाले देता हूं ग्रीन के लिए जी लिख देता हूं मतलब ये 3:1 3:1 मिला। अब मेंडल ने कहा हुआ ये कि मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया तो साथ में स्टडी करने से हुआ बस इतना सा कि इन दोनों का सिंपल एक मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 3 का 3 से कितना और ये 9 में इधर राउंड उधर येलो तो क्या राउंड येलो आ जाएगा। बताइए 3 का 1 से 3 कौन सा राउंड और ग्रीन। इसी तरह से बताइए 1 का 3 से 3 कौन सा रिंकल्ड येलो और 1 का 1 से 1 रिंकल्ड और क्या रेशियो 9:3:1 आ गया। अब बच्चों मेंडल ने कहा ये कहने में 9:3:1 है लेकिन इसमें ये कैरेक्टर अभी भी मोनो हाइब्रिड पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। कहने में 9:3:1 है लेकिन ये कैरेक्टर अभी भी मोनो हाइब्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चाहे तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा यहाँ बच्चों आप राउंड वर्सेस विंकल का रेशियो निकालो। बताओ राउंड किनो राउंड ये भी है राउंड ये भी टोटल 12। अच्छा विंकल किनो 3 और 1 4 क्या 4 हो गए रेशियो निकालो 3:1 मतलब कौन सा मोनो हाइब्रिड। इसी तरह से येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो बताओ येलो किनो येलो 9 इधर और येलो इधर कितने हो गए 12 और ग्रीन कितने 4 रेशियो निकालो 3:1 मतलब कौन सा पैटर्न क्या ये भी मोनो हाइब्रिड पैटर्न नहीं है। मतलब कहने में ये 9:3:1 है लेकिन ये कैरेक्टर अभी भी 3:1 को फॉलो कर रहा है। ये कैरेक्टर अभी भी यहाँ 3:1 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है यानी मोनो हाइब्रिड पैटर्न में ही जा रहे हैं यानी ये आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करे ये मोनो हाइब्रिड पैटर्न में ही अगली जनरेशन में। मेंडल कहता है कि अगर ये आपस में इंटरेक्शन कर लेते तो ये रेशियो 9:3:1 नहीं आता कुछ और आता यानी 9:3:1 का आना ये समझाता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो कैरेक्टर अभी भी मोनो हाइब्रिड पैटर्न में ही जा रहा है। अच्छा मेंडल को तो अपने मैथमेटिकली समझा दिया लेकिन जब उसने इस तरह की मैथमेटिक्स समझाई तो उस टाइम के लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया।
अब इसी का एग्जैक्ट रीजन हमें बाद में समझ में आया कि एक्जैक्टली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो क्यों होती है। अच्छा, ये खैर मेंडल ने तो नहीं समझाया, बाद में हमें समझ में आया, और ये बाद में हमें क्रोमोसोम लेवल पे जब स्टडी की गई तब पता चला। आप लोग सभी जानते हो ये जो राउंड और यहाँ पर मान लीजिए रिंकल, इन राउंड और रिंकल की बात करें तो ये है सीड का शेप, और सीड के शेप की जो जीन होती है आप सबको याद होगी क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है। अच्छा, सीड के शेप की जीन क्रोमोसोम नंबर 7, और येलो ग्रीन ये क्या है सीड का, और सीड कलर की जीन क्रोमोसोम नंबर क्या क्रोमोसोम 1 पे होती है। यहाँ देखना ये क्रोमोसोम 7, ये 7, ये कौन सा 1 1। अब जब ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा कंसीडर करना राउंड के साथ, बताओ क्या जा रहा है, तो क्या राउंड ये ऊपर जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ राउंड ने किसके साथ कॉम्बिनेशन किया, क्या येलो के साथ किया। लेकिन एक बात मुझे इतना बताओ, यहाँ 7 के सामने 7 होगा श्योर है, 1 के सामने 1 होगा ये भी श्योर है, लेकिन एक बात मैंने आपको ये भी तो सिखाई थी कि ये 1 1 आमने सामने तो होंगे, लेकिन ये आपस में उल्टा भी हो सकता है। कभी बोला था क्या सर, बताइए ये अगर आपस में उल्टा हो गया तो अब बताओ राउंड के साथ क्या जाएगा, तो क्या राउंड के साथ येलो आ सकता है, बताओ राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, तो राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन एक दूसरे पर डिपेंड या इंडिपेंडेंट, बताओ इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे। जब भी जीन बच्चों से अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी होगी ना, श्योर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा ही। बताइए मेंडल को क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था, ये हमें बाद में पता चला क्यों मिला था, बताइए क्यों मिला, क्योंकि इस कैरेक्टर की जीन और इस कैरेक्टर की जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी, और जब जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठेगी श्योर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा ही आएगा। अरे बात समझ में, तो मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों मिला था, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ राउंड के साथ क्या आएगा, येलो या ग्रीन, क्या कुछ भी आ सकता है, क्या ये कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कई बार वेरिएशन भी आ जाता है, कि हो सकता है पेरेंट्स में राउंड येलो हो लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि राउंड के साथ प्रोजेनी में ग्रीन भी आ जाए, तो क्या इससे वेरिएशन आती है। मैंने आपको ये भी एक बार पहले सिखाया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी वेरिएशन आती है। वेरिएशन आने के मैंने 3 रीजन बताए थे, याद है कुछ, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्ट, क्या हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, क्रॉसिंग ओवर तो उसमें रीजन है ही, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक बड़ा रीजन। अरे बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ये जो मेंडल का लॉ है, ये लॉ बच्चों को यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल नहीं मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होता, कहा जाता है कि ये लो बस तब तक की वैलिड है जब तक कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी। सपोज करो मान लीजिए इस राउंड की जीन और ये जो येलो की जीन है सपोज करो सेम पे होती तो क्या, तो बताइए ये यहाँ राउंड येलो, यहाँ भी राउंड येलो होता, बताओ यहाँ साथ जाते यहाँ भी। अच्छा, यहाँ साथ साथ जाने वाली प्रोसेस का नाम लिंकेज। अच्छा, लिंकेज कब होती है, जब जीन और जैसे जीन सेम क्रोमोसोम पे होती है लिंकेज चालू होती, और लिंकेज चालू होती है ये लो फेल हो जाता, मतलब ये लो हमेशा अप्लाई, बताओ कब तक अप्लाई, जब तक कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्या ये लो फेल भी हो सकता है, यस ये लो फेल भी हो सकता है, कंडीशन हाँ जब जीन सेम क्रोमोसोम पे आएगी, तो जैसे जीन सेम क्रोमोसोम पे आएगी ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। बस समझ में, तो ये यूनिवर्सल लॉ। मैंने मेंडल के आपको 3 लॉ सिखा दिए, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन यूनिवर्सल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डोमिनेंसी के एक्सेप्शन, और डोमिनेंसी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज। अब बच्चों ये लॉ जो हमने सीखा है इस लॉ के फायदे बड़े, एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों होता है कि बड़े बड़े क्रॉस के आंसर आप चुटकी में दे दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मोनोहाइब्रिड है, बताइए F2 का फिनोटाइपिक रेशियो सबको याद है क्या 3:1 है। चलिए मैंने एक मोनोहाइब्रिड और लिया, रेशियो बोलो क्या इसमें 3:1 आ गया। अब मुझे डाई हाइब्रिड का निकालना है तो कुछ मत करो, दोनों का सिंपल एक, क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ 9 का 9 3 से, सॉरी 3 का 3 से 9, 3 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 1 से, तो क्या रेशियो आ गया। अच्छा, इसी तरह से मैंने निकालनी बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, बोलो मोनोहाइब्रिड का बोलो 1:2, 2:1। चलिए इस मोनोहाइब्रिड का बोलो। अब डाई हाइब्रिड निकालना है तो मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना आता है, 1 to 1 का 1 से, 1 to 1, 1 to 1 का 2 से, 2 4 2, 1 to 1 का 1 से, 1 to 1, और देखा जाए तो बच्चों ये रेशियो वही है 1 to 2 4, 1 to 1 to 1, बस आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। अरे बात समझे। अच्छा, कभी मान लो आप डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो भूल जाओ, क्या सोल्व करोगे, कैसे निकालो, मोनोहाइब्रिड का 1 to 1 दूसरे का, बस दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था शॉर्टकट तरीके होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर चीज को रटे, मोनोहाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड भूल जाओगे, हाँ ऐसा नहीं कैसे भूल जाए ना, मोनोहाइब्रिड का तो याद होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड का याद है तो डाई हाइब्रिड का तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इस डाई हाइब्रिड में क्या मजा नहीं आता, ट्राई हाइब्रिड। चलिए एक और मोनोहाइब्रिड ले लेंगे तो क्या ये टोटल 3 ट्राइहाइब्रिड हो जाएंगे, बस मोनोहाइब्रिड वाला रेशियो, तो इसका 3:1 से मल्टीप्लाई करो ट्राइहाइब्रिड का भी आएगा। अच्छा, जीनोटाइप निकालना है तो 1 to 1 एक बार और ले लो, अरे 3 बार 1 to 1 ले लोगे तो ट्राइहाइब्रिड में क्या मजा नहीं आता, टेट्रा। बताओ कैसे सोल्व करें, 3:1 इधर भी 3 इधर क्या जाएगा 1:2:1, तो मोनो डाई टेट्रा पेंटा जितना भी हाइब्रिड है सब के आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्या समझ में आ सबको, तो आप लोगों को ये रेशियो सबको रटने की जरूरत नहीं होती, तरीके अपने को आना चाहिए। क्या मोनोहाइब्रिड का याद है तब तो फिर आप डाई हाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड सब रेशियो निकाल सकते हैं, फिर बस अच्छे से। तो यहाँ पर हमने जो क्रॉस पढ़ा, बताइए इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा कंक्लूजन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या ये मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड है, नहीं ये मोनोहाइब्रिड पे नहीं, ये डाई हाइब्रिड पर बेस्ड होता है। इसमें कहा इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इसके ऊपर डिपेंड या इंडिपेंडेंट, क्यों इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे, बताइए ये लोग कब फेल हो जाता है, लिंकेज आते हैं, यानी जब जीन सेम क्रोमोसोम पे आते हैं, समझ गए अच्छे से, इसको बनाना पड़ता है। ये 3 और 3 6, तो क्या आंसर आ जाएगा 6/60। इसी तरह से नेक्स्ट आता है न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस, न्यू जीनोटाइप, पेरेंट्स के अलावा जितने भी हैं वो सारे नए आ जाएंगे। जीनोटाइप मुझे तो जीनोटाइप में चेक कर लो, बताओ ये कैसा है, पेरेंटल ये कैसा है, तो ये बाकी सारे नए, बताओ नए कितने आ गए, तो हटा दो 14/16। अगला क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू जीनोटाइप, जो पेरेंटल फिनोटाइप वो लिख लेना, नए जीनोटाइप वो लिख लेना बस। बताइए पेरेंटल फिनोटाइप कितने हैं, पेरेंटल फिनोटाइप अरे ये 9 और 1 10, ये तो हो गए 10, और न्यू जीनोटाइप 14, अरे जीनोटाइप पूछा है 14, तो क्या जाएगा 5:7 या 10:14, बात तो ये। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स, रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स, और ये रिकॉम्बिनेट्स में आपको बताना है, रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स मतलब न्यू फिनोटाइप्स, न्यू फिनोटाइप्स जो बने उनके बीच में रेशियो क्या है। बताइए नए फिनोटाइप कौन कौन से बताऊं मुझे, एक तो है राउंड ग्रीन और दूसरा प्रिंकल और येलो। बताइए राउंड ग्रीन कितने दिख रहे हैं, राउंड ग्रीन आ गई टोटल 3, और ये कितने, रेशियो 1:1, समझ गए।
कर सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की वैरायटी तो ये जो हमने सीखी है, एक क्वेश्चन की वैरायटी आती है। तो एक बार बस सिंपल एक छोटा सा बी स्मॉल, अरे इधर से कैपिटल भी आ गया, उधर से स्मॉल भी आ गया, इधर डी स्मॉल डी है, इधर डी स्मॉल डी, कितने का चेक करो 4, डी 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 स्मॉल डी डी स्मॉल डी स्मॉल डी, इतना सोल्व करने के बाद क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचता है। बताइए ए स्मॉल कितना, 1 आउट ऑफ 2, बताओ बी स्मॉल बी 1, डी स्मॉल डी 2/4, सोल्व किया तो 2 बाय, ये 2/8 क्या है प्रोबेबिलिटी, टोटल प्लांट कितने हैं 160, सोल्व किया तो आंसर स्मॉल है 1/2, कैपिटल भी 0, ये फिर भी 1/4 होता है लेकिन आंसर फिर भी 0। कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा इनको अलग अलग करके हमें सोल्व करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं।